नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय। 8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की और फिर देश को कैशलेस बनाने की भी पहल की गई है। मतलब पैसों का लेन देन डिजिटल तरीके से हो, ना कि नोट के या फिर फिजिकल फॉर्म में। लेकिन सवाल यह है कि डिजिटल तरीके से पेमेंट करने के ऑप्शंस यानी कि विकल्प कौन कौन से हैं। किस तरह से आप भुगतान कर अपनी गाढ़ी कमाई को बचा भी सकते हैं या फिर लुटने से कहें तो बचा सकते हैं, क्योंकि कितना सुरक्षित है ये तरीका, ये भी अपने आप में एक सवाल रहता है लोगों के मन में। तो और सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान को कैशलेस बनाने की जो तैयारी है उसके लिए क्या पूरा हिंदुस्तान तैयार है। आज हम समझेंगे कैशलेस के क ख ग में कि क्या है कैशलेस भारत या फिर इकॉनमी, और कैसे इसके लिए कौन कौन से हैं रास्ते। तो बहुत मुमकिन है कि आप भी कैशलेस लेन देन करते होंगे, अपने क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से खरीदारी करते होंगे या फिर ऑनलाइन भी आप बिलों का भुगतान करते होंगे। तो सबसे पहले जो जिन लोगों के लिए ये कहें तो नई चीज़ है, क्योंकि पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को कैशलेस बनाने की बात हो रही है, हम अपने मेहमानों से भी इसको समझेंगे, इसकी खासियत को भी और इसकी रिस्क को भी। लेकिन पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद से देश में कैशलेस की बयार बह रही है। शहर से लेकर गांव तक कैशलेस की लहर चल पड़ी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या है कैशलेस सिस्टम और क्या इसके लिए हिंदुस्तान तैयार है। सवाल ये भी है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था में किस तरह के खतरे हैं और आप इन खतरों का सामना किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कैशलेस अर्थव्यवस्था क्या है। दरअसल 8 नवंबर को हुई नोटबंदी की घोषणा के बाद से देश कैशलेस इकॉनमी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कैशलेस का मतलब है नकदी के बगैर खरीद फरोख्त करना, मतलब सारा का सारा लेन देन इंटरनेट के जरिए। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि आप किन किन तरीकों से कैशलेस इकॉनमी का हिस्सा बन सकते हैं। ये है डेबिट क्रेडिट कार्ड से लेन देन, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल, यूपीआई से लेन देन, ई वॉलेट से भुगतान, मोबाइल बैंकिंग से लेन देन, चेक और ड्राफ्ट। यही वो तरीके हैं जिसके जरिए आप आसानी से भुगतान दे और ले सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन कितना सुरक्षित है, आपका पैसा कितना महफूज है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस खबर को ठीक से देखिए, गौर से सुनिए, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक आपके पैसों की सुरक्षा से जुड़ा है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके खून पसीने की कमाई से है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हम कैशलेस इकॉनमी के और भी पहलुओं को आपको दिखाएंगे, बताएंगे इसके बारे में, मगर आपको आइए मिलवाते हैं कैशलेस इकॉनमी के कहें तो एक तरह से एक्सपर्ट हैं मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। मुंबई से अनूप चतुर्वेदी साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट सौरभ बसु भी, जो साइबर एक्सपर्ट भी हैं, इलाहाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सौरभ बसु, आपसे अगर मैं ये समझना चाहूँ, क्योंकि लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है आम हिंदुस्तानी के मन में, कि हम कहीं डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या फिर ऑनलाइन पेमेंट करें तो उसमें फ्रॉड हो सकता है, मेरे साथ अकाउंट हैक हो सकता है। कितना तैयार है हिंदुस्तान पूरी तरह से कैशलेस इकॉनमी के लिए, अगर हम साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो? देखिए, ऐसा है कि इसमें जब आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ये भारत देश जा रहा है हमारा, तो इसमें हम लोग जो डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, जब भी कोई पेमेंट हो रहा है, चाहे स्वाइप मशीन में कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन की जो साइट्स हैं, वेबसाइट, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर करेक्ट वेबसाइट पे आप कर रहे हैं तो आप उसका सिक्योरिटी आप एक मान सकते हैं सिक्योर्ड है। लेकिन अगर आप ऐसे अगर आप जी, तो जो सौरभ बसु बता रहे थे कि अगर आप सही जगह से खरीदारी कर रहे हैं, सही वेबसाइट से, तो फिर खतरा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे साइट से, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि पॉर्न साइट्स
बहुत लोग उसका भी यूज़ करते हैं, उस पर इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए पेमेंट के लिए भी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन ये साइट कभी भी खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है कि ये ऐसी बहाने आपके पूरे क्रेडिट कार्ड को हैक कर लें, डेबिट कार्ड को हैक कर लें और फिर उसका इस्तेमाल करके वो सारे पैसे आपके उड़ा लें। ये खतरा हो सकता है। तो किसी भी गलत तरीके के साइट से बचें। पहले आप ये तय करें कि जहां पर आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिस ऑनलाइन खरीदारी के लिए या जिस वेबसाइट के लिए, तो वो अपने आप में कैसा वेबसाइट है। आपने कैशलेस सिस्टम को, तो जो पहली तस्वीर हमने दिखाई थी, पहली रिपोर्ट आपने समझा। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि कैसे अब अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और कुछ सावधानियां बरतकर अपने अकाउंट और अपनी गाढ़ी कमाई को महफूज रख सकते हैं। नोटबंदी के बाद देश में कैशलेस क्रांति आई है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भारी इजाफा हुआ है। डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल प्लास्टिक मनी का हो रहा है। प्लास्टिक मनी से मतलब है बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड, जिसके जरिए आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। यानी आपको किसी पेमेंट और खरीदारी के लिए अपने पास नकद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ खतरे हैं जिनकी वजह से आपकी गाढ़ी कमाई पर डाका पड़ सकता है। नोटबंदी के बाद से डिजिटल धोखे के शिकार लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। तकरीबन हर रोज ऑनलाइन फ्रॉड के 3 से 4 मामले सामने आ रहे हैं। कई ऐसे खतरे हैं जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। मसलन कार्ड क्लोनिंग का खतरा, कार्ड बदलने का खतरा, कार्ड से हेराफेरी का खतरा। ये वो खतरे हैं जिनसे जुड़े मामले लगातार सामने आते रहते हैं। लेकिन कुछ नुस्खे आजमाकर साइबर हमले के खतरे से बचा जा सकता है। मसलन अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर किसी को ना दें। किसी को भी अपना पिन ना बताएं, क्योंकि कार्ड नंबर और पिन अगर किसी के हाथ लग गया तो समझिए आपका खाता कोई भी खाली कर सकता है। पिन डालते वक्त सावधान रहें। एटीएम में पिन इस्तेमाल करते वक्त सुनिश्चित कर लें कि कोई ताक झांक तो नहीं कर रहा है। कम से कम 2 क्रेडिट कार्ड रखें। एक कार्ड कम क्रेडिट लिमिट वाला और दूसरा ज्यादा लिमिट वाला। दोनों कार्ड साथ लेकर नहीं चलें। हमेशा साथ लेकर चलने के लिए कम लिमिट वाला कार्ड रखें, ताकि अगर वो गायब हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो थोड़ा ही नुकसान हो। चिप वाले कार्ड का इस्तेमाल करें। चिप वाले कार्ड में पिन डालना जरूरी होता है। यानी अगर किसी के हाथ आपका कार्ड लग भी जाए तो पिन के बगैर वो उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर आप एक आम उपभोक्ता हैं और मोबाइल्स का या डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं पेमेंट्स करने के लिए, तो कुछ सावधानियां अपने एंड पर ज़रूर करें। पहली बात, अपने डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। थोड़े सेल्फिश हो जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आपने डिटेल शेयर किए तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। दूसरी बात, अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्वाइप जो करना है अपनी आंखों के सामने करना है। शहरों में तो डेबिट और क्रेडिट का चलन पुराना है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी इसका चलन नहीं के बराबर है। प्रचार प्रसार और सुविधाओं की कमी के चलते बहुत लोग एटीएम से पैसे निकालने में भी दिक्कत महसूस करते हैं। ऐसे में फिलहाल दूर दराज के इलाकों में कैशलेस क्रांति लाने के लिए अभी कड़ी मशक्कत करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप कैसे पेमेंट करें, आप इसको समझ रहे थे। उसमें किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है, कहां पर खतरे हो सकते हैं। यहां तक कि अगर आप किसी एटीएम में जा रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, तो ये देख लीजिए कि कोई आप उस वक्त, ये नियम भी है कि उस एटीएम में कोई और नहीं हो, वो बाहर हो। अगर लाइन में है कोई तो उनको आप बाहर कर दीजिए, ये आपका अधिकार है, ताकि वो आपका पिन नहीं देख सके। या बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, बहुत तरीके से फ्रॉड, कि आपके पहले जो व्यक्ति पहुंचा हुआ है वो उसमें कॉपी कर सकता है, पिन फंसा सकता है कई तरीके से। तो अगर आप किसी वजह से आप पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा नहीं निकल पा रहा है, तो आप सावधान हो जाइए कि कहीं किसी ने कोई गड़बड़ी तो नहीं की है। वहाँ पर जो गार्ड होता है उसको आप बुला लीजिए। ये इंश्योर कीजिए कि आप जब छोड़े मशीन, उससे पहले मशीन पूरी तरह से बंद हो गया हो और आपका उसमें कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं हो जिसका इस्तेमाल आगे आने वाला व्यक्ति कर सकता है। कई तरीके से फ्रॉड भी होता है। लेकिन डिजिटल पेमेंट वक्त की मांग है, देश की भी ज़रूरत है। और जिस तरह से फूल में कांटे होते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी साइबर फ्रॉड का खतरा हर वक्त मंडराता रहता है। और इसलिए ई ट्रांजैक्शन करने वाले हर शख्स को खतरे को लेकर सावधान रहना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि नेट बैंकिंग क्या चीज़ है और इसे करने के दौरान किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए।
कैशलेस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप इंटरनेट के जरिए अपने बिलों का भुगतान या फिर खरीद फरोख्त कर सकते हैं। आज के इस दौर में इंटरनेट बैंकिंग कोई नई चीज नहीं रह गई है। भारत में इसका इस्तेमाल सालों पहले से होता आ रहा है। हर दिन करोड़ों लोग इंटरनेट के जरिए लेन देन करते हैं। किसी भी बैंक की सेवाओं को किसी भी स्थान से कंप्यूटर और मोबाइल से इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल करना ही इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। इसके लिए बैंक वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाकर अपने ग्राहकों को लाभ पहुंचाता है। इंटरनेट बैंकिंग लगभग सभी बैंकिंग लेन देन और सेवाओं के लिए बैंक में जाने की परेशानी से मुक्ति दिलाती है। इसके जरिए आप घर बैठे बैंक से जुड़े तमाम काम कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी ताकि आपका पैसा सुरक्षित रह सके। मसलन अपना आईडी और पासवर्ड किसी को ना बताएं। पासवर्ड को कहीं लिख कर ना रखें, वरना ये किसी के हाथ लग सकता है। नेट बैंकिंग का लिंक हमेशा बैंक की वेबसाइट पर ही खोलें, क्योंकि धोखाधड़ी करने वाले मिलते जुलते नाम से वेबसाइट बनाकर जालसाजी करते हैं। बैंक खाते से जुड़ी सूचनाएं किसी को भी ना दें। बैंक से आने वाला ओटीपी का एसएमएस किसी के साथ शेयर ना करें। नेट बैंकिंग के इस्तेमाल के बाद फौरन लॉग आउट करें, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में कोई आपका अकाउंट ऑपरेट न कर पाए। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बैंक में जरूर दर्ज कराएं, ताकि अगर आपके खाते में कोई हेरफेर हो तो संदेश आप तक फौरन पहुंच जाए। अपने डेबिट कार्ड को संभाल कर रखें। खोने पर तुरंत बैंक को सूचित करें। लॉटरी या किसी नाम संबंधी ईमेल, एसएमएस से बचें। लालच में पड़कर कई बार लोग अपनी जरूरी सूचनाएं जालसाजों के हवाले कर देते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। कंप्यूटर और लैपटॉप को हमेशा नए एंटीवायरस से लैस रखें। इससे आपका अकाउंट हैक होने का खतरा ना के बराबर होता है। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर बैंक को फौरन सूचना दें। अगर ट्रांजैक्शन करना है तो सुरक्षित वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन करें जो प्रारंभ होती होगी HTTPS से। हमेशा कोशिश करें SMS अलर्ट की सेवाएं ले लें बैंक से, ताकि हर ट्रांजैक्शन के साथ एक SMS अलर्ट आप पर आ सके। अपने अकाउंट या खाते की जो स्टेटमेंट है उसे हर 2-3 दिन में एक बार देख लें कि कोई अनावश्यक ट्रांजैक्शन है या नहीं। और अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आपको मिलता है जो आपका नहीं है तो चुप आपने नहीं बैठना है। हिंदुस्तान में अभी तक ठोस साइबर कानून नहीं बन पाया है, जो कैशलेस क्रांति की राह में बड़ा रोड़ा है। ऐसे में जरूरी है कि तमाम सावधानियां बरतकर आप अपने पैसों को महफूज रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दोधारी तलवार है क्या वाकई डिजिटल पेमेंट? क्योंकि एक तरफ ये बड़ी सुविधाजनक है, आसानी से होता है और ये ट्रांजैक्शन भी देश के लिए बेहतर है, मगर दूसरी तरफ इसमें खतरे भी मौजूद हैं क्या? मेरे साथ जुड़ गए हैं अनूप चतुर्वेदी साहब, जो कैशलेस इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं। मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनूप चतुर्वेदी जी, डिजिटल इंडिया बनाने की बात हो रही है, कैशलेस इकॉनमी बनाने की बात हो रही है और इसको लेकर के एक बड़ा अभियान भी देश में छेड़ा गया है, मगर आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों के लिए ये अबूझ पहेली सी है। अगर सीधे और सरल शब्दों में आप बता सकें हमें, हमारे दर्शकों को, क्या है ये पूरा डिजिटल पेमेंट का सिस्टम? अनूप चतुर्वेदी जी। लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है अनूप जी के पास में, लेकिन आपको मैं अगर सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूं डिजिटल पेमेंट के कैशलेस सुविधा के बारे में, तो ये है कि जिसमें जैसा कि नाम ही बता रहा है कैशलेस, बिना कैश के, बिना नोट के, बिना हाथ में जो पैसे आप गिनते हैं उसके जो भी तरीका हो सकता है पेमेंट का, वो कैशलेस है। और जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ई वॉलेट, बहुत सारे तरीके हैं। अनूप चतुर्वेदी जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? सौरभ बसु साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी। हाँ जी सौरभ जी, हम लोग बात कर रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी उस वक्त में। फिर से एक बार आपके पास उसी सवाल का जवाब चाहेंगे जो मैंने जानना चाहा था। देखिए, सिक्योरिटी के पर्पस से हम लोग अगर अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम लोग करेक्ट साइट्स पे करें
और जो भी अब मोबाइल ऐप्स भी देने लगे हैं बैंक, तो वो ऐप स्टोर से ना लेके हम लोग उसको ले सकते हैं बैंक के ही साइट से। तो उसके द्वारा अगर आप कर रहे हैं तो आपके जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर्ड रहेंगे। अदरवाइज़ आप अगर ऐसे साइट से आप कर रहे हैं जहां से आपको ख़तरा हो सकता है, उन साइटों से आप बचें। आप पिन किसी को शेयर ना करें, आप करेक्ट साइट से ट्रांजैक्शंस करें। ये सारी चीज़ें जब अपने एंड पे आप करेंगे तब आप बेनिफिट इसका ले सकते हैं। इसमें बेनिफिट्स आप और भी तरीके हैं जिस तरीके से आपको कैशबैक और एक चीज अगर मैं आप सौरभ बसु जी ये समझना चाहूँ आपसे, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, कानून के भी जानकार हैं और साइबर एक्सपर्ट है, अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, चाहे उसके इंटरनेट बैंक को बैंकिंग को हैक कर दिया जाता है, उसके बैंक अकाउंट को, या डेबिट कार्ड को हैक कर दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड को हैक कर दिया जाता है, तो किस तरह का लॉ है, क्या प्रोटेक्शन है लीगल? लीगल प्रोटेक्शन तो जब आप हैकर को ट्रेस करेंगे, अभी आपने बहुत ही रिसेंटली एक हुआ था जो 6 लाख डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैक हो गए थे। बैंक ने SBI के द्वारा ही हुआ था ये, पहले SBI, HDFC, सारे बैंक्स ने अपने डेबिट कार्ड्स को बंद कर दिया था, उसको स्टॉप कर दिया था। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बैंक के द्वारा भी कि आप लोगों को सही जानकारी दें। एक अनोनिमस मैसेज आ जाता है बैंक की तरफ से कि आप ये पिन अपना चेंज कर दें, और बाद में आपका डेबिट कार्ड बंद हो जाता है। तो इसमें हैक करने का जो लॉ बनाया गया है उसके लिए पेनल्टी है, 3 साल की सज़ा है, उसमें पेनल्टी इम्पोज किया गया, फ़ाइन है। और ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट देने के लिए है कि आप सिक्योर्ड रहे। और हैकर्स जो हैक कर रहे हैं उसके लिए आपको ईमेल्स वगैरह भेजे जाते हैं, तो ईमेल में लिंक भेजे जाते हैं, उसके आपके डिटेल्स मांगे जाते हैं, वो सारी लिंक्स से बचें आप। उस लिंक को क्लिक करने से ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरी तरफ पास ऑन हो जाता है। चलिए, उन सारी तो फर्जी जो ऐसे मेल होते हैं या आपसे जो लिंक भेज करके या आपसे कुछ जानकारियां, चाहे आपका इंटरनेट बैंकिंग का से जुड़ी जानकारी हो या डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी हो, वो आपसे मांगते हैं, कभी भी मत आप शेयर करें। मैं पूछूंगा, मैं लौटता हूं आपके पास सौरभ बासु, और भी जानना चाहूंगा कि अगर मेरे अकाउंट से पैसे गायब हो जाएं, कोई हैक करके निकाल ले, तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या बैंक मेरे पैसे मुझे देगा या क्या है इसके लिए प्रोटेक्शन? लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। डेबिट क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के अलावा ई वॉलेट से भी आप अपने जरूरी भुगतान कर सकते हैं। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ई वॉलेट है क्या और कैसे सुरक्षित तरीके से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैशलेस होने की शुरुआत क्रेडिट, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से होकर अब ई वॉलेट तक पहुंच चुकी है। अब आपका मोबाइल ही आपका बटुआ या वॉलेट है। मोबाइल रिचार्ज करने से लेकर ऑटो रिक्शा का किराया देने तक का काम ई वॉलेट से मुमकिन है। जिस तरह से बैंक हमारे पैसे को डेबिट कार्ड के जरिए खर्च करने की सहूलियत देता है, ठीक वैसे ही कुछ पेमेंट सर्विसेज मोबाइल ऐप या कंप्यूटर के जरिए पेमेंट की सुविधा देती हैं। ये सुविधा ई वॉलेट के रूप में दी जाती है। वॉलेट में एक निश्चित रकम रखी जा सकती है जिसे जरूरत पड़ने पर खर्च किया जा सकता है। देखिए, आज ई वॉलेट्स या मोबाइल वॉलेट्स एक नया उभरता हुआ सेक्टर है। नोटबंदी के बाद इनकी लोकप्रियता, इनका प्रचलन और बढ़ गया है, लेकिन इसको इफेक्टिवली रेगुलेट करने की अभी हमारे पास कोई योजना विद्यमान नहीं है। अब सवाल यह है कि जब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है तो ई वॉलेट की जरूरत क्या है? तो चलिए इसे भी समझते हैं। अगर आपके ई वॉलेट में पैसे हैं तो किसी को रकम ट्रांसफर करने के लिए बैंक या ATM पर कतार लगाने की कोई जरूरत जी। तो हम बात कर रहे हैं कि सुरक्षित तरीके क्या हो सकते हैं, ई वॉलेट क्या है, आप ये जान रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो मेरे साथ सौरभ बसु साहब हैं, एडवोकेट हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे समझ रहा हूं। सौरभ बसु साहब, देखिए, एक जो बुनियादी आशंका है लोगों के मन में कि भैया अपने पास जो पैसे हैं गिनकर रखे हुए, वो तो समझ में आता है कि ये मेरे बटुआ में मेरा पैसा है और मेरे पास है, जब तक वो उसको संभाल के हम रख लेते हैं। लेकिन जो पैसे दिखाई ही नहीं देते, कहीं अकाउंट में है, कहीं डेबिट कार्ड से हम यूज करते हैं, कहीं ई वॉलेट में पड़ा है, कहीं इंटरनेट से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और अगर उसमें से कोई चोरी कर ले तो कौन जिम्मेदार होगा?
देखिए, जिम्मेदारी तो इस समय तक हमारी ही है, हम अपने अकाउंट की सुरक्षा खुद करें। और अगर इसको अकाउंट हैक होता है तो एक पर्टिकुलर अकाउंट तो हैक होगा नहीं, लेकिन उसमें बैंक भी इन्वॉल्व हो जाती है और बैंक की भी सिक्योरिटी कोड्स वगैरह भी हैक करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी के अकाउंट में इंटर कर सकते हैं। तो बैंक भी जिम्मेदार उस हिसाब से हो रहा है, तो बैंक के ऊपर भी वो चार्जेस लगेंगे। लेकिन आप अपने सुरक्षा के देखते हुए उसको अपने एंड से सिक्योर करने के लिए आप अपनी सारी चीज़ें करिए, अपने एंड से उसको पूरे टैकल करिए। अदरवाइज जो आपका जो बैंक के प्रति वो है, वो ट्रस्ट टूट जाएगा। आप जो बैंक अपने हिसाब से बैंक को अपना फायरवॉल वगैरह लगाना चाहिए, उस हिसाब से सिक्योर रखना चाहिए और उस हिसाब से ही आपके डेबिट कार्ड्स देने होंगे। जो डेबिट कार्ड में अब चिप भी आने लगे हैं, उस हिसाब से वो डेबिट कार्ड ठीक है। वो डेबिट कार्ड से आपको पिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देने के लिए। अब तो आपके जितने पिन वगैरह जो पहले नहीं होते थे, पिन देने की ज़रूरत नहीं होती थी, अब पिन कंपलसरी कर दिया गया है कि आप पिन को भी आप मतलब रेगुलरली उसको चेंज करते रहें, नॉट कीपिंग इट ओनली टू दैट एक्सटेंट कि जो भी पिन आपको दिया गया वो कंटिन्यूस आप उसको रेगुलेट करते रहते हैं, उसको आप चेंज करते रहिए। ये अपने एंड से करना होगा ये सारी चीज़ें। और बाकी जो ये सारी फिशिंग वगैरह होती है, ये सब इससे बचने के लिए आपको अपने अकाउंट को टैकल करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशंस आपका होना चाहिए, आपके SMS अलर्ट्स होने चाहिए, बैंक के थ्रू जो मोबाइल ऐप्स आता है उसके ही आप उसको डाउनलोड करें, ना कि आप ऐप स्टोर से या वेबसाइट से जाके करें। आप पर्टिकुलरली जो बैंक वेबसाइट प्रोवाइड करती है ऐप को, उसको ही डाउनलोड करके उसी से आप अपना ट्रांजैक्शंस करें जी। और तो बाकी साइबर ई वॉलेट में ट्रांसफ़र होते हैं जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ई वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए वो भी आप बहुत ही रजिस्टर्ड यूज जो होगा वो वही उसी साइट से ही आप ट्रांजैक्शंस करें। हाँ जी, बताएं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और बहुत छोटा सा जवाब, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है सौरभ जी। क्या साइबर लॉ और साइबर सिक्योरिटी आज भी एजेंडा में इस देश की सिक्योरिटी एजेंसी से लेकर के और बैंकों के लिए और सरकार के लिए है क्या? जिस तरह से कैशलेस और इकॉनमी हम बनाने की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, साइबर एक्सपर्ट्स जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम्स में है, वो साइबर एक्सपर्ट्स एक अलग सेल ही बन चुका है और वो लोग प्रयास कर रहे हैं इसको टैकल करने के लिए, क्योंकि इसमें आम जो पुलिस ट्रेनिंग है उसमें नहीं होता। ये एक्सपर्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि घर बैठे कोई कहीं से कहाँ का ट्रांजैक्शन कर ले, आप यू नेवर नो। तो उसको टैकल करने के लिए आपको वैसे ही मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी हम लोगों की जो सर्वर है, नेटवर्क है, वही काम आपको नहीं दे पाती है कि आप उसको टैकल कर सकते हैं। दैट हैज़ टू बी स्ट्रेंथन। उसको आप स्ट्रेंथ दीजिए, उसको नेटवर्क की प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत है। नेटवर्क पहले ठीक होगा, तब जाके आगे की ये साइबर की सिक्योरिटी और साइबर की हैकिंग वगैरह आप रोक सकते हैं साफ तौर पे। तो ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना भी जरूरी है, वक्त की जरूरत है। वक्त इतना ही था सौरभ जी, माफ कीजिएगा, लेकिन इसके भी कई पहलू हैं। सुरक्षा को लेकर के भी काफ़ी इंतजाम किए गए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सालों से इस्तेमाल करता हूं ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर के डेबिट क्रेडिट कार्ड, और करीब कैशलेस इकॉनमी मेरी रही है सालों से, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आशंकाएं अगर हैं तो उसको लेकर के सतर्क रहना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और क्या सतर्कता बरते यही हम समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।